साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन, बल्लापुर अस्पताल। आज मैं आपसे पोस्ट कोविड-19 या जिसको लॉन्ग कोविड भी कहते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए मिल रहा हूँ। साथियों, पिछले साल 2020 में हम लोगों ने कोविड-19 नामक बीमारी की वजह से होने वाली महामारी की प्रकोप को झेला। परिवार स्तर पर भी, समाज स्तर पर भी, देश स्तर पर भी और विश्व स्तर पर। केवल स्वास्थ्य स्तर पर ही नहीं है, अर्थव्यवस्था स्तर पर, हर स्तर पर हम लोगों ने इसकी महामारी का प्रकोप झेला है। बहुत से लोग इसमें काल कवलित भी हुए और बहुत से लोग इलाज करके स्वस्थ होकर के अपने अपने काम में जुट गए। लेकिन ये देखा गया कि जो लोग मध्यम या गंभीर स्तर की बीमारी को लेकर के अस्पताल में भर्ती हुए थे और बच के आए, उनमें से लगभग 10% ऐसे मरीज़ थे जिनमें पहले दिन के लक्षण के मुकाबले 3 हफ्ते के बाद भी लक्षण कुछ बने रह गए। इन्हीं को हम लोगों ने पोस्ट कोविड-19 या लॉन्ग कोविड कहा। यदि ये लक्षण 3 से 12 हफ्ते बने रहे तो हम लोगों ने इसको एक्यूट पोस्ट कोविड-19 कहा, और 12 हफ्ते से ज़्यादा अगर लक्षण बने तो इसको क्रॉनिक पोस्ट कोविड-19 कहा गया। जब मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो ये उनको सलाह दी गई थी कि 1 हफ्ते के अंदर, खास करके जो लोग क्रिटिकल बीमारी से निकले हैं, वो अपने कोविड अस्पताल के डॉक्टरों से 1 हफ्ते के भीतर अपनी स्थिति के बारे में जानकारी फिजिकली या टेलीफोनिकली देंगे। साथ ही फिर बाद में ज़रूरत के हिसाब से अपने बगल के अस्पताल के में जो पोस्ट कोविड क्लिनिक्स खोली गई उसमें, जिसमें चेस्ट फिजिशियन, साइकेट्रिस्ट और योगा पर्सन्स, योगा टीचर्स खास करके थे, उनसे मिलते रहेंगे अपनी छोटी मोटी तकलीफ़ों के लिए। और जो क्रिटिकल केयर से निकले थे उनसे तो ये कहा गया कि वो क्रिटिकल केयर के होने की वजह से वो टर्शियरी केयर सेंटर पर ही संपर्क करेंगे। जो लक्षण पोस्ट कोविड-19 में ज़्यादातर देखे गए और लोग लेके आते रहते हैं वो हैं सूखी खांसी या बलगमदार खांसी का आना, गले में खराश बना रहना, हल्के स्तर का बुखार बना रह जाना, थकान, कमजोरी, सांस फूलना खास करके चलने पर या थोड़ा सा मेहनत वाला काम करने पर, हाथ पैर या मांसपेशियों में एक दर्द सा बना रह जाना, सीने में दर्द का उठना, आंतों का व्यवहार गड़बड़ होना जैसे दस्त आदि का होना, अवसाद, डिप्रेशन जिसे कहते हैं, लो एनर्जी लेवल, मतलब शरीर में उत्साह नहीं काम करने का, चिंता, एंग्जाइटी, घबराहट, पैल्पिटेशन और नींद में कमी, याददाश्त में कमी, ध्यान केंद्रित करने में कमी, किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा है, और कहते हैं कि नींद में कमी। तो ये जो तरह तरह के डर का से होना कि भाई कहते हैं कि बीमारी पलटने का डर है, अपने दूसरे सदस्यों में बीमारी हो जाने का डर है, मौत का डर है, या कहते हैं कि बुरे बुरे सपने आना, इन सब बीमारी आदि इन लक्षणों से पोस्ट कोविड-19 में बहुत से लोग जूझते हुए देखे गए। साथियों, हम लोगों को और मरीज के स्तर पर और कहते हैं कि परिवार के स्तर पर हम लोग बताते हैं कि यदि इस तरह के लक्षण हैं तो पोस्ट कोविड क्लिनिक में भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको हमेशा कुछ वार्निंग साइंस, डेंजर साइंस पर ध्यान हमेशा रखना है। अगर मरीज में अचानक तेज़ बुखार आने लगता है, तेज़ सीने में दर्द होने लगता है, SpO2 जो पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोगों ने नापा था कोविड में, उसमें 94% या 54% से नीचे आने लगती है, तेज़ सांस फूलने लगती है, कोई नया कन्फ्यूजन शरीर मन के स्तर पे हम लोग को दिखाई देने लगता है मरीज में, किसी अंग विशेष में कमजोरी दिखाई देने लगती है, या कोई अन्य ऐसा नया लक्षण पैदा हुआ जो पहले कभी नहीं था और वो बना रह रहा है या बढ़ रहा है, एंग्जाइटी वर्स हो रही है, मूड का स्तर उसका स्थिर नहीं रह रहा है, मूड डिप्रेशन वाला लग रहा है, और साथ में उसकी जो हाथ पैर में सूजन आ रही है, हाथ पैर में नीलापन आ जा रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, दस्त लग रहे हैं। तो ये सब ऐसे लक्षण थे जिनको हम लोगों ने डेंजर साइंस कहा, और अगर ये होते हैं, दिखाई देते हैं, तुरंत हमको अस्पताल में फिर से भर्ती कराना होगा।
ये जो पोस्ट कोविड लक्षण हों या डेंजर साइंस मिलने के हों, ये कुछ हाई रिस्क पेशेंट्स में ज़्यादा देखे गए हैं, जैसे जो 60 साल के ऊपर के मरीज़ थे या अन्य बीमारियों जैसे डायबिटीज़, किडनी की डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या ब्लड प्रेशर या क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ आदि से पीड़ित थे पहले से ही, उनमें इनकी लक्षण होने की संभावना ज़्यादा देखी गई है। जिन्हें डिस्चार्ज करने के बाद भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी या इलाज के दौरान उनको NIV अर्थात नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन जैसे बाईपैप और सीपैप की ज़रूरत पड़ी या मैकेनिकल वेंटिलेशन जिसको कहते हैं कि इंट्यूबेशन वाला वेंटिलेशन कहते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ी उनको सेव करने के लिए। तो ऐसे मरीज़ हाई रिस्क पे होते हैं जिनको ये पोस्ट कोविड लक्षण और या उनके डेंजर साइंस होने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो हम लोग मरीज़ को बूस्ट करते हैं कि वो घर पर ही डेंजर साइंस को ध्यान में रखते हुए घर पर ही कुछ अपने इलाज कर सकता है। पहला कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अर्थात PMS, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन को रेगुलर यूज़ करे। पर्याप्त रूप में गुनगुना पानी पीता रहे। नींबू, शहद, तुलसी डाल करके भी अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बूस्ट रहता है। सूखी खांसी में कहते हैं कि फ़ायदा करता है। स्टीम इन्हेलेशन भी सूखी खांसी और बलगमदार खांसी में फ़ायदा करता है। सिप करके पीने से और गरारा करने से कहते हैं कि गले में खराश में भी आराम मिलता है। कमरे में चाहे वर्किंग कमरा हो चाहे सामान्य अपने लिविंग रूम हो, सब में एक सामान्य नमी का स्तर ज़रूर बनाए रखना चाहिए। और अगर हम चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, मीठे पेय आदि से बचते हैं जो हमको डिहाइड्रेट करते हैं तो हमारा पानी का स्तर बेहतर बना रहता है। फल जैसे केला है, सेब है, संतरा है, शकरकंद है, ये सब आदि फल खाने से हमारा एनर्जी लेवल बूस्ट होता है। तो कहते हैं कि अगर हम नियमित व्यायाम करते हैं, संतुलित पोषक भोजन लेते रहते हैं, पर्याप्त नींद और आराम करते हैं, अल्कोहल और धूम्रपान से बचे रहते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहती है। आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और कहते हैं कि अगर सलाह अनुसार अगर आपको सलाह दी गई है कि आप उच्च प्रोटीन और उच्च ऊर्जा का स्तर का भोजन करें, इसको भी आप अपनी डॉक्टर की सलाह पर लेते रह सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं और पर्याप्त तरल और लेते रहते हैं तो आपको अधिक फ़ायदा मिलता है। भाप लेने के बाद अगर आप फेफड़े और पेट पर कहते हैं पेट में सांस भर करके होंठ को गोल करके फूंकने की मुद्रा में ज़ोर से हफ करते हैं और 10-15 बार सुबह शाम करते हैं तो थोड़ा बहुत जो बलगम है वो बेहतर निकल जाता है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से करने पे सबको आराम मिलता है। भाप लेकर के पीठ थपथपा करके अगर आपको लगता है कि किसी खास करवट में आपकी खांसी और बलगम बढ़ता है तो उसमें भाप लेने के बाद पीठ थपथपा करके जिस करवट या स्थिति में आपको लेटने से खांसी बढ़ती है उसमें लेट करके अगर आप खांसी करते हैं तो आपका बलगम निकलता है। यदि आपका टेस्ट पुअर रहा है तो आप उसमें अपने भोजन में अचार है, जैम है आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको निगलने में तकलीफ़ महसूस होती है तो आप लिक्विडी भोजन, फ्लूइड जिसमें ज़्यादा हो वैसा भोजन आपको प्रेफर करना चाहिए। और आपके जो भोजन के टुकड़े हों काफ़ी छोटे हों या पेस्ट नुमा हों तो आपको खाने में आराम मिलेगा। साथियों, अगर आप देखें कि अगर आपको लगता है कि आपका सांस चलने में फूल रही है तो आपको एक्सर्शनल डिसैचुरेशन टेस्ट कराना चाहिए। इसमें बहुत आसान है कि आप 40 कदम फ्लैट सरफेस पे चलें और शुरुआत में और कहते हैं कि अंत में देखें कि हमारा सैचुरेशन का स्तर कितना था और कितना घटा या बढ़ा। अगर आप 40 कदम फ्लैट सरफेस के बजाय 1 मिनट तक बैठें, इस कुर्सी पर बैठें उठें जल्दी जल्दी और कहते हैं कि उसके बाद अपना सैचुरेशन टेस्ट करें, वो भी वही टेस्ट के बराबर होगा। अगर ये 3% से ज़्यादा फॉल कर जाता है तो इसका मतलब आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। आपकी सांस की बीमारी एक स्तर के ऊपर है और उसके कारण को जानने की ज़रूरत है। सांस फूलने का कोविड में कारण मुख्यतः 2 ज़्यादा देखा गया है। एक तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस और कहते हैं कि ये पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म।
फाइब्रोसिस में तो चेस्ट पेन हो जाता है, तो उसमें तो पहले ही आदमी पहुंच जाता है, लेकिन पल्मोनरी फाइब्रोसिस में धीमे धीमे सांस फूलती है और डिसैचुरेशन के पॉइंट्स देखे जाते हैं। अगर चेस्ट पेन हो रहा है और डॉक्टर एग्जामिन करता है हिस्ट्री से, आले से, ईसीजी से, और उसको कोई ख़ास बात सामान्य लगता है तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यदि एबनॉर्मल मिलती है कोई भी फाइंडिंग तो तुरंत रेस्क्यू केयर सेंटर पर आपको जाकर के चेस्ट पेन का कारण ढूंढना पड़ता है। साथियों, ये तो हुई जो वो बातें जो आप घर पर और अलर्ट होकर के अपने देख सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज की बात करें तो बहुतेरी एक्सरसाइज हैं जो अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप फिट बने रहते हैं। पोस्ट कोविड में आपको ज़्यादा आराम मिलता है। जब आप एक्सरसाइज करें तो पहले वार्म अप करें। स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिसमें वॉल पुशअप है, सपोर्टिव स्क्वेटिंग है, बाइसेप कर्ल्स हैं और हील रेजिंग टेस्ट एक्सरसाइजेस हैं। ऐसे ही आप कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में खास ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप कहते हैं कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कर सकते हैं। मतलब जो भी हमने बताया था कि सीने पे और पेट पर हाथ रखें और सीने और पेट को फुलाते हुए सांस भरें और फिर निकालें, ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहलाएगी। स्लो और डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। इसमें आप जो है कोऑर्डिनेटेड ब्रीदिंग टेक्निक अपनाइए। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग है, मतलब आप सांस भरिए और मुंह को गोल करके धीमे धीमे पूरा फेफड़ा खाली करिए, फिर भरिए, फिर खाली करिए। और साथ में आप कहते हैं कि विभिन्न तरह की योगा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। योग एक्चुअली कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक प्रॉपर एक्सरसाइज जिसको आप कहते हैं कि आसन कह सकते हैं और प्रॉपर पोस्चर वाली बात कर सकते हैं। प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक्स जैसे प्राणायाम कर सकते हैं। प्रॉपर रिलैक्सेशन, प्रॉपर एक्सरसाइज जैसे आसन, प्रॉपर पोस्चर के आसन एक्सरसाइज होती है जिसमें आप विभिन्न तरह के आसन किए जाते हैं। प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जैसे प्राणायाम, प्रॉपर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज जैसे शवासन खास करके, और प्रॉपर फूड और मेडिटेशन आप ये जो है आपके सब मिला करके आपको स्ट्रेस से दूर करते हैं और आपको जो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रदान करते हैं। यदि आप इनको सही ढंग से करते हैं, ये पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन का भी एक प्रोग्राम आप कह सकते हैं। योगा करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, और इससे आपको सांस फूलने में आराम मिलेगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी होगी। डी स्ट्रेसिंग आपको मेडिटेशन से अच्छा मिलता है। यदि आपको कहते हैं कि डॉक्टर पास जाने की नौबत आती है तो आप अपने डॉक्टर से हमेशा पूर्व की बीमारियों के बारे में कि कौन कौन सी आप नियमित दवा ले रहे हैं, जांच है, फॉलोअप है, सबको अपना कहते हैं कि बतलाएंगे। अपने डॉक्टर को फाइल तारीखवार लगा करके लेके जाएंगे। आपके द्वारा जो ली गई दवाइयाँ हैं, ली जा रही दवाइयाँ हैं, जैसे चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, जो भी हो, सब के बारे में ज़रूर बताएं ताकि कोई भी दवा एक दूसरे से इंटरेक्शन का खतरा न्यूनतम रहे। और अपने फॉलोअप में हमेशा स्वतः जांच करके जो तारीखवार आपने चार्ट बना रखा है, चाहे वो बीपी का हो, चाहे शुगर का हो, चाहे SpO2 का हो, टेम्परेचर का हो, जो भी आपको डॉक्टर ने सलाह दी है या आपको ज़रूरत लगती है, उसका लिखित में एक चार्ट तारीखवार समयवार बनना चाहिए। आप अपने अच्छे अनुभवों को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में हमेशा बातें करें। सोशल मीडिया पर उसको शेयर कर सकते हैं ताकि सोसाइटी में मिथ्स और कहते हैं कि जो फैले हैं ये दूर हो जाएं और लोग पॉजिटिविटी से भरें। अगर लोग पॉजिटिव बातें करेंगे तो हम इस अपनी तकलीफ़ों से समय रहते और बेहतर दूर कर सकते हैं। गुड स्लीप हाइजीन ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है। कहते हैं कि अगर हम सही समय पर सोते हैं, सही समय पर उठते हैं और शांत कमरे में लाइट बंद करके कहते हैं हवादार कमरे में सोते हैं तो हमारी अच्छी नींद आ सकती है। अच्छी नींद हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। हम अपने को विभिन्न तरह के हॉबीज़ में इंगेज कर सकते हैं। हम कहते हैं कि
अगर नेचर के पास जाते हैं, बागबानी करते हैं या पार्क में टहलते हैं तो हम अच्छे अपने को जल्दी अच्छा महसूस करते हैं। और अगर हम कहते हैं कि जो अपने दोस्तों से मिलना, अपनी हॉबीज़ पे एंगेज होना, ये सब हमारे जीवन में हमको पॉजिटिविटी से भरता है, हमारे जीवन के प्रति अपने सोच को अच्छा करता है और हम विभिन्न तरह के डर और बीमारी के रूप और छोटे मोटे लक्षणों से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। आशा है कि आपको पोस्ट कोविड-19 के बारे में कुछ बातें अच्छी पता लगी होंगी और ये सामान्य जीवन के लिए भी अच्छा है। और जिस तरह की एक्सरसाइजेज़ हैं ये केवल इन पोस्ट कोविड के लिए नहीं है, अगर हम अपने जीवन में इनको उतारते हैं तो हम बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। धन्यवाद।